नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जॉल्वेराइन संघ के बारे में। ये क्लास 10 के सोशल साइंस के लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में कि जॉल्वेराइन संघ क्या है। यदि आप मेरे को 5 से 10 मिनट का समय देते हो तो आपको बेझिझक सारी चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी कि ये जॉल्वेराइन संघ क्या है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप फिर इस चीज़ को दिमाग से कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जॉल्वेराइन संघ आखिर है क्या। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में बिठाना है कि जॉल्वेराइन संघ का गठन 1834 ईस्वी में प्रसा के नेतृत्व में किया गया था। पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि इस जॉल्वेराइन संघ का जो है एक जॉल्वेराइन संघ आखिर है क्या। तो जॉल्वेराइन संघ जो है वो एक शुल्क संघ है, टैक्स कलेक्शन करने वाली एक संस्था थी, संघ थी, है ना। तो इस जॉल्वेराइन संघ का गठन जो है वो कब हुआ है? 1834 ईस्वी में हुआ है। किसके लीडरशिप में किया गया है? तो प्रसा के लीडरशिप में किया गया। तो एक चीज आपके दिमाग में बैठ गई कि इसका गठन कब हुआ और कौन किया है, यानी इसको लीड कौन किया है, किसके लीडरशिप में किया गया है? तो प्रसा के लीडरशिप में किया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इसकी गठन करने का वजह जो था वो आखिर क्या था, क्या किन उद्देश्यों के साथ जॉल्वेराइन संघ का गठन किया गया था। तो ये मजेदार बात हुई और इसी के ऊपर आज हम लोगों को बात करना है कि आखिर क्या वजह थी और इसका क्या परिणाम निकल कर आया। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हो कि जॉल्वेराइन शुल्क संघ का गठन जो है वो 1834 ईस्वी में प्रसा के लीडरशिप में यानी प्रसा के नेतृत्व में किया गया है। ठीक है, तो किन उद्देश्यों से? तो जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांधने के उद्देश्य से, मतलब कि जर्मनी, आगे के टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। मतलब ये जो जर्मन साम्राज्य था वो टुकड़ों टुकड़ों में क्या था, बटा हुआ था, विभिन्न छोटे छोटे पार्टों में वो बटा हुआ था। इसीलिए कहा गया कि जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना, मतलब कि समस्त जर्मन लोगों को यदि एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना है तो सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण से उनको एकजुट करना है ताकि उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो सके। इसीलिए यहाँ पे लिखा हूं मैं कि जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांधना इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था। दूसरा क्या कारण था कि व्यापार अवरोधकों को दूर करना, ये सबसे बड़ी समस्या थी उस समय। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि व्यापार अवरोधकों को दूर करना, मतलब कि जो सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग जो थे वो काफ़ी परेशान रहते थे अपने वाणिज्य व्यापार को लेकर, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो आइए अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी समस्याएं थी। तो सबसे पहले अलग अलग प्रदेश की अलग अलग मुद्रा का होना, मतलब जितने स्टेट्स थे जो छोटे छोटे पार्ट थे, मैंने बताया ना कि जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और हर पार्ट का अलग अलग अपनी करेंसी थी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करता हूं कि अभी भारत में जितने भी स्टेट्स हैं सबकी करेंसी क्या है, एक है। लेकिन यदि सोचो कितना डिफिकल्टी होती कि बिहार की करेंसी अलग होती, झारखंड की करेंसी अलग होती, वेस्ट बंगाल की अलग होती, गुजरात की करेंसी अलग होती। तो मतलब हमको झारखंड से बिहार भी जाना है तो अपनी करेंसी को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज कराना पड़ जाएगा। बिहार से यदि आपको राजस्थान जाना है तो फिर आपको करेंसी चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि बिहार वाला करेंसी जो है वो राजस्थान में नहीं चलेगा और राजस्थान वाला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो यही समस्या वहां पे थी कि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग मुद्रा का होना, यानी उस समय वहां पर 30 से भी ज्यादा प्रकार की करेंसियां थी। जैसे आज भारत में एक प्रकार की करेंसी है ना जिसको हम लोग रुपीज कहते हैं, लेकिन वहां पर उस समय हर प्रदेश की अलग अलग अपनी करेंसी थी, अलग अलग मुद्रा था। तो ये व्यापारियों को काफी प्रॉब्लम होता था। दूसरा क्या था कि नाप तौल की असमान प्रणाली, मतलब हर जगह मेजरमेंट और वेइंग जो था वो अलग अलग था। जैसे उदाहरण के तौर पे कि यदि आप 1L फ्रैंकफर्ट में कपड़ा खरीदते हो, यानी 1L, जैसे L आप समझो ना कि जैसे यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर होता है ना, उसी तरह से आप समझिए कि 1L यदि आप कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदते हो तो वो कितना उसका वैल्यू होता था, 54.7 सेंटीमीटर।
जबकि मेंज में वही 1L कपड़ा का मेजरमेंट कितना था 55.1 सेंटीमीटर, जबकि न्यूरेमबर्ग में कितना हो गया 65.6 सेंटीमीटर। अब इसको भी अपने यहाँ से उदाहरण देते हैं कि जैसे अभी आप इंडिया का किसी भी कॉर्नर में जाके खरीदो ना, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर कपड़ा हम कोई भी खरीद रहे हैं तो हमें 100 सेंटीमीटर ही मिलेगा, चाहे आप धनबाद में खरीदो या मुंबई में खरीदो या अहमदाबाद में खरीदो या जयपुर में खरीदिए, कहीं भी खरीदिए एक समान मिलेगा। लेकिन वहां पर उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यानी हर जगह पे नाप तौल की जो प्रणाली थी, जो मापक था, वो बिल्कुल कैसा था, अलग अलग था। ठीक है, इसके अलावा व्यापारियों को अतिरिक्त सीमा शुल्क देना पड़ता था, मतलब एक जगह से जब दूसरे जगह पर वे लोग जाते थे तो 5% एक्स्ट्रा उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और हर जगह का नाप तौल का जो मापक था, स्टैंडर्ड जो था, वो क्या था, अलग अलग था। तो इस वजह से उन लोगों को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो इन्हीं सभी वजह के लिए, यानी इन्हीं सब व्यापार अवरोधकों को दूर करने के लिए ही जॉल्वे राइन संघ का गठन किया गया था। तो कुछ हुआ भी या केवल गठन ही हुआ? नहीं, तो इससे बहुत फायदा हुआ। तो आइए अब हम लोग परिणाम के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ? तो जितने समस्त व्यापार अवरोधक थे उन सबों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अभी जो हम लोगों ने क्या देखा था कि मुद्राओं की संख्या जो कितना था, मोर देन 30 था, 30 से ज्यादा था, उसको घटाकर मात्र कितना कर दिया गया, 2, यानी अब 2 ही प्रकार की करेंसी वहां पे चलेगी। ठीक है, साथ ही साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या था, नाप तौल को लेकर। तो नाप तौल की जो थी प्रणाली वो कैसा हो गया, इक्वल, यानी एक समान नाप तौल प्रणाली को लागू कर दिया गया। तो आई होप जॉल्वे राइन संघ आप बिल्कुल समझ गए हो। और ऐसे भी ये आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में पूछा जाएगा। शॉर्ट में लिखने के लिए आपके पास काफी मटेरियल अवेलेबल हो गई है। मिलते हैं अगले पार्ट में।